हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, बेस वेक्टर्स ऑफ 2D सिस्टम। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने पढ़ाया था कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, और डायरेक्शन एंगल्स क्या होता है। डायरेक्शन एंगल क्या होता है अपन ने पढ़ा था। मतलब कोई भी वेक्टर है, जो ये लाल वाला वेक्टर, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा होगा, उस उन एंगल्स को हम लोग डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। ठीक है, वो सारे एंगल्स को हम लोग डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। अच्छा, तो डायरेक्शन एंगल्स का ही कॉस वैल्यू जो होता है डायरेक्शन कोसाइन होता है, और डायरेक्शन कोसाइन आपको किसी भी वेक्टर की दिशा बताने के काम आता है। फिर हमने बाद में पाया था कि डायरेक्शन कोसाइन इज नथिंग बट द कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर इटसेल्फ। तो अगर आप यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट निकाल लोगे, मतलब आपने किसी भी वेक्टर का, दुनिया में कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला, क्योंकि हर वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर होता है। दुनिया में हर वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर होता है। तो आपने यूनिट वेक्टर का निकाला अगर, तो उसके जो तीन कंपोनेंट आएंगे अपने पास, आई कैप का कोएफिशिएंट, जे कैप का कोएफिशिएंट और के कैप का कोएफिशिएंट, वही कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये भी देखा था कि क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा वन होगा, है ना। और अगर ये वन होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस जो आएंगे वो वन के बराबर आएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर एंगल्स निकालना हो तो वो भी अपन ने सीखा था। फिर डायरेक्शन रेशियोज, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन कोसाइंस आर नॉट ब्यूटीफुल वैल्यूज, दे आर अगली वैल्यूज। तो खराब वैल्यूज है वो सारी, उनके प्रोपोर्शनल आपको कोई अच्छी अच्छी वैल्यूज ढूंढ लेना चाहिए, ताकि कैलकुलेशन अपना फ्यूचर में अच्छा रहे। ठीक है। तो हमने डायरेक्शन रेशियोज वहां से इंट्रोड्यूस करा था कि ये जो भी नंबर्स होते हैं, इनके प्रोपोर्शनल आप कोई भी तीन नंबर ढूंढ लो। तो वो 3 4 5 ले लिया अपन, है ना। ठीक है। तो अब लास्ट जो समरी हुआ था वो ये हुआ था कि डायरेक्शन कोसाइंस आर कंपोनेंट्स ऑफ द यूनिट वेक्टर एंड डायरेक्शन रेशियोज आर द वेक्टर इटसेल्फ। ठीक है। आ जाइए, अब बेस वेक्टर्स ऑफ 2D सिस्टम की बात करते हैं। देखो, बेस वेक्टर ऑफ 2D सिस्टम क्या होते हैं। सबसे पहले तो यार मैं आपको लिखवा देता हूँ, लिखिए। आई कैप एंड जे कैप आर बेस वेक्टर्स ऑफ 2D सिस्टम्स। ठीक है। अगला पॉइंट लिखूं, पहले लिखवा देता हूं मैं आपको, फिर आपको मैं बाद में बताऊंगा कि इन सब का मतलब क्या होता है। आप बस आराम से लिखिए और समझिए जो जो मैं बताता हूँ। फिर लिखिए आगे, नॉट जस्ट आई कैप एंड जे कैप, नॉट जस्ट आई कैप एंड जे कैप, any two vectors, any two vectors which are not parallel are called base vectors। अब ये बेस वेक्टर्स क्या होता है हिंदी में समझिए, ठीक है, आसान सी भाषा में। देखो, हाँ, अब आप, आई होप आपने लिखना छोड़ दिया होगा। मान लो हमारे पास एक वेक्टर है और एक और वेक्टर है। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको। तो हमारे पास ऐसे दो वेक्टर्स है, इस तरह से हमारे पास लेट से दो वेक्टर्स है। अब आपको अगर मैं बोलता हूं कि क्या ये दोनों वेक्टर्स आपको पैरेलल नजर आ रहे हैं, आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं, दे आर नॉट पैरेलल, विच इज ट्रू। दूसरी बात, ये जो पहला वेक्टर है इसको अपन ए वेक्टर बोल देते हैं, और ठीक है, जीता जागता वेक्टर है, इट्स नॉट ए पीवी, इट्स नॉट ए पोजीशन वेक्टर, ये ए वेक्टर है, और इसको अपन बी वेक्टर बोल देते हैं। देखिए, काम की बात है एकदम आसान सी भाषा में, कि ये दोनों वेक्टर की मदद से, ये दोनों वेक्टर्स की मदद से आप दुनिया का कोई भी तीसरा वेक्टर लिख सकते हो। इन दोनों वेक्टर्स की मदद से आप दुनिया का कोई भी तीसरा वेक्टर लिख सकते हो। कहने का मतलब यह है कि अगर इन दोनों वेक्टर्स को मैं टेल टू टेल ऐड करूं, टेल टू टेल टेल अगर मैं इनको ऐसे कनेक्ट करता हूं, तो पता है, पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर, इन दोनों को, या इन दोनों की मदद से हम दुनिया का कोई भी तीसरा वेक्टर लिख सकते हैं। मतलब आप चाहो अगर,
तो ये वेक्टर ए को खींच तान के और वेक्टर बी को भी खींच तान के कोई एक तीसरा वेक्टर बना सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके ये लाल वाला बड़ा सा वेक्टर आप बना सकते हो क्या? क्या आप ये लाल वाला बड़ा सा वेक्टर बना सकते हो? तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ बना सकते हैं। ये जो वेक्टर ए है और ये जो वेक्टर बी है इनको थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा, और इस कदर लंबा करना पड़ेगा, आई रिपीट, इस कदर लंबा करना पड़ेगा कि इसका और वेक्टर बी का एडिशन जो है वो रेड वाला वेक्टर आ जाए। आई विल अगेन रिपीट कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को आपको खींच तान के इस तरह से उनकी लेंथ चेंज करनी चाहिए सच दैट उन दोनों का एक परफेक्ट पैरेललोग्राम बने। यही तो होता है ना, एडिशन मतलब पैरेललोग्राम। उन दोनों से एक परफेक्ट पैरेललोग्राम बने जिसका डायगोनल ये रेड वाला हो। ठीक है, इसको कहते हैं अपन कि वेक्टर को लंबा करना, या वेक्टर को आप शॉर्ट भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। तो वेक्टर को खींच तान के इस तरह से लंबा किया जाए ताकि एक पैरेललोग्राम बने। तो वेक्टर बी को भी लंबा करना है, तो हमने क्या करा, वेक्टर बी को थोड़ा सा इंक्रीज करा। ठीक है, अब वो थोड़ा सा देखिए आप कैसे करेंगे। ऐसे इंक्रीज करा, और वेक्टर ए को भी मैंने कुछ, सॉरी, थोड़ा सा और इसका साइज बढ़ाया ताकि एक पैरेललोग्राम बने जिसका डायगोनल ये रेड वाला आ जाए, ताकि एक पैरेललोग्राम बने जिसका डायगोनल ये रेड वाला आ जाए। ठीक है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा लंबा करेंगे ऐसे, थोड़ा नहीं, ज़्यादा ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि एक पैरेललोग्राम बनेगा। थोड़ा सा अपन ने इसको बस लेंथ इसका लंबा करा है, एंड सच दैट कि एक पैरेललोग्राम बन जाए। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा पैरेललोग्राम। थोड़ा यार ड्राइंग जो है ना कॉम्प्लिकेट कर दी है मैंने खुद ने, तो गिव मी सम टाइम। यस, लाइक दिस। हम्म, और ये ए वेक्टर जो है इसको मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए जो हमारा ए वेक्टर है वो छोटा वाला वेक्टर था, ऐसा थोड़ा छोटा था वो। ठीक है, तो हमने इसको भी थोड़ा सा, इसका भी साइज थोड़ा सा अपन ने इंक्रीज किया होगा, और इस कदर इंक्रीज किया होगा कि एक पैरेललोग्राम हमें मिल जाए। ठीक है, ऐसे। ठीक है, मतलब हुआ क्या है, अब आसान भाषा में देखते हैं। हमारे पास दो वेक्टर्स थे ब्लू कलर के, एक वेक्टर का नाम था ए वेक्टर, दूसरे वेक्टर का नाम था बी वेक्टर। हमको कहा गया कि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर जो ब्लू वाले वेक्टर है उनकी मदद से क्या आप सी वेक्टर जनरेट कर सकते हो? हमने कहा व्हाई नॉट, बिकॉज दे आर नॉट पैरेलल। पैरेलल हुआ तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज फिर वो सेम डायरेक्शन में वेक्टर देगा हमेशा, बिकॉज दे आर नॉट पैरेलल। तो हमने कहा कि ये वेक्टर बी जो है इसको इंक्रीज कर दो, इसका लेंथ इंक्रीज कर दो। लेंथ इंक्रीज करना मतलब क्या होता है? जैसे कि आप लेंथ डबल करते हो तो वो भी तो इंक्रीज करना होता है। अगर आप लेंथ को 1.5 टाइम्स करते हो वो भी लेंथ को बढ़ाना होता है। अगर आप लेंथ को मान लो 1.2 टाइम्स करते हो तो वो भी लेंथ को बढ़ाना हुआ। अगर आप लेंथ को 0.5 टाइम्स करते हो तो आपने अब लेंथ को कम किया है, आपने लेंथ को हाफ कर दिया है। अगर आप 0.3 करते हो तो आपने लेंथ को 3/10 टाइम्स, मतलब और छोटा कर दिया है। तो अगर रेशो, ये जो रेशो 1 से बड़ा कर दिया, अगर मैंने लेटेस्ट से 1.5 टाइम्स कर दिया तो लेंथ बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि बी को मैंने क्या करा है, कुछ इसका साइज इंक्रीज करके इसको पूरा एक ऐसा लंबा सा वेक्टर बना दिया है, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली ए का भी अपन ने लेंथ इंक्रीज करा है, और इसको लेटेस्ट से कि हमने इसको अब नया वेक्टर, इसको हमने म्यू टाइम्स बड़ा कर दिया है, म्यू टाइम्स इसको अपन ने लंबा कर दिया है। तो पहले ये ए और बी जो थे बहुत छोटे छोटे वेक्टर थे इस तरह से, है ना, दे वर नॉट केपेबल इनफ टू गिव अस द रिजल्टेंट एज ये रेड वाला। ठीक है, तो हमने क्या करा है, इनको सफिशिएंटली इतना बड़ा किया है ताकि इनका रिजल्टेंट जो है वो ये रेड वाला वेक्टर आ जाए। ठीक है, तो मतलब हमने क्या करा है कि ये ब्लू वाले वेक्टर को खींच तान के उतना बड़ा करा है ताकि वो हमको रेड वाला जो वेक्टर है उसको एज ए डायगोनल दे दे, एज ए डायगोनल दे दे। ये चीज़ें बहुत आसान है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि दुनिया में कोई भी दो वेक्टर्स है हमारे पास, उनको आप खींच तान के ऐसा परफेक्ट सेटअप में ला सकते हो कि आप कोई भी डिजायर्ड वेक्टर बना सकते हो। जैसे कि यार कल को मैंने आपको ये वेक्टर दिया मान लो, और ये वेक्टर दिया, ठीक है, और मेरे को विवेक ने बोला, विवेक लेक्चर में नहीं है इसलिए उसका नाम ले लेता हूँ। अगर विवेक ने बोला कि सर इन दोनों की मदद से क्या आप ये वाला वेक्टर जो है
क्या आप ये वाला वेक्टर बना सकते हो? तो हम कहेंगे कि बना सकते हैं, लेकिन ये जो ब्लू वाला वेक्टर है इसका साइज थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ये दूसरा वाला वेक्टर इसका साइज भी बड़ा करना पड़ेगा, ताकि एक डायगोनल जो है वो कंप्लीट हो जाए। और जैसे ही पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, तो विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर का एडिशन अपने आप ये डायगोनल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश में, अब इंग्लिश में नाम बता रहा हूँ मैं आपको। चलो इंग्लिश में बताने से पहले मैं आपको हिंदी में और एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि वेक्टर ए को थोड़ा सा लंबा किया गया है म्यू टाइम्स, वेक्टर बी को लैम्डा टाइम्स लंबा किया गया है, और ये करने से हमको वेक्टर सी मिल गया है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं अब मैथमेटिकली कि वेक्टर सी विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी? ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना, म्यू टाइम्स वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। तो सी को ऐसा लिखा जा सकता है। और फॉर सम यूनिक लैम्डा, फॉर सम लैम्डा एंड म्यू, दुनिया में कोई ना कोई लैम्डा और म्यू तो ऐसा होगा ही होगा जिसकी वजह से हमारे पास म्यू ए प्लस लैम्डा बी जो है वो सी के बराबर आ जाए। ठीक है, अच्छा, इस चीज को इंग्लिश में कहते हैं अपन लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। मतलब आपने क्या करा है, सी इज एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। मतलब सी को आपने ए और बी का कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे एक्सप्रेस कर दिया। सी इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू बी टाइप से, है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन। जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता था, उसी तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई की जगह यहाँ पे अपन ए और बी सोच रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। अब बेस वेक्टर वाली जो बात है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप है ना ए और बी, यहाँ देखो प्लीज, सामने देखो, की मदद से दुनिया का कोई भी वेक्टर जनरेट कर सकते हो। कोई भी वेक्टर। मान लो कल को अद्वैत आके बोलता है कि सर आप एक काम करो ना, 10i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप ये वेक्टर जनरेट करके बता दो ए और बी की मदद से। तो हम लोग क्या करेंगे, उस वेक्टर को पहले ड्रॉ करेंगे, लेटेस्ट से वो ऐसा आता है। फिर हम ए और बी को सफिशिएंटली उतना बड़ा करेंगे कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम सा बन जाए। समझ में आ रहा है ना आपको, बड़ा या छोटा? जैसे यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि बी को छोटा करना चाहिए ताकि हमारा पैरेललोग्राम बन जाए। और जैसे ही पैरेललोग्राम बना, तो वो लंबा और छोटा जो अपन ने करा है बी को, उसके लिए कुछ ना कुछ लैम्डा और म्यू एग्जिस्ट करता होगा, बस वही लैम्डा और म्यू निकालना होता है हमें। ठीक है, तो दुनिया का कोई भी वेक्टर आप क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए और बी की मदद से आप दुनिया का कोई भी वेक्टर क्रिएट कर सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, कंक्लूजन, ए और बी की मदद से दुनिया का कोई भी वेक्टर आप बना सकते हो, इसलिए ए और बी को अपन बेस वेक्टर कहते हैं। नॉट जस्ट आई कैप एंड जे कैप, एनी टू वेक्टर्स विच आर नॉट पैरेलल। अब ये ए और बी को स्पेशल वेक्टर नहीं है, ए और बी वो सारे वेक्टर्स है जो कि पैरेलल नहीं है। तो दुनिया में कोई भी दो वेक्टर जो पैरेलल नहीं है उनको हम बेस वेक्टर कह सकते हैं। क्योंकि उनकी मदद से आप कोई भी तीसरा वेक्टर बना सकते हो। आपको क्या लगता है, ये जो रेड वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर में कोई और, मान लो ये मेरे पास ए वेक्टर ऐसा है, ठीक है, ए वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर ऐसा है, इन दोनों की मदद से ये रेड वाला वेक्टर नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता हूँ। ठीक है, आपको रेड वाला वेक्टर यहाँ पे लगा के देखना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू ट्राई टू कंप्लीट अ पैरेललोग्राम। तो आपको पैरेललोग्राम बनाना है इस तरह से ताकि ये वेक्टर एडिशन की तरह आपको दिखाई दे। ठीक है, चलिए, तो एनी टू वेक्टर्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, हियर ए एंड बी, ए एंड बी आर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर बेस वेक्टर्स, बेस वेक्टर्स फॉर सी। ठीक है, मतलब सी जो है उसको अपन ने ए और बी की मदद से लिखा है। ए और बी उसके लिए फाउंडेशन का काम कर रहे हैं, बेस का काम कर रहे हैं, देयरफॉर दे आर बेस वेक्टर्स फॉर सी। ठीक है, अच्छा, एक आसान सा क्वेश्चन लिखते हैं अपन सबसे पहले।
लिखो। राइट 10 आई कैप एज। अच्छा, एक चीज का ध्यान और रखना है हमें, क्या कि ये जो ए वेक्टर है और ये जो बी वेक्टर है ना, चलो मैं बाद में बताता हूँ चीज। राइट 10 कैप एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप कॉमा 2 आई कैप माइनस जे कैप। देखो सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो, शांति से बिल्कुल लिखना छोड़ दो, आपको एक बार में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ये एक वेक्टर है 10 आई कैप। 10 आई कैप को आप इसकी और इसकी मदद से लिखो, मतलब ये वाला वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर बी है मान लेते हैं। ठीक है, तो वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, अच्छा देखो पोजीशन वेक्टर नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जीता जागता लंबा सा वेक्टर है दोनों। ठीक है, तो ए और बी की मदद से आप 10 आई कैप लिख सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल, देखो कैसे लिखेंगे। 10 आई कैप कैन बी रिटन एज वेक्टर ए क्या है आई कैप प्लस जे कैप, और वेक्टर बी क्या है 2 टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप। तो कोई ना कोई दुनिया में एक ऐसा लैम्डा होगा और एक ऐसा म्यू होगा जिसको ऐड करने से, या जिस मतलब जिसको मल्टीप्लाई करने से, ए पर अपन ने उसको मल्टीप्लाई करा और बी पर भी मल्टीप्लाई करा, तो कोई ना कोई लैम्डा और म्यू होगा जिसकी जिसकी वजह से अपने को 10 आई कैप मिल जाए। ठीक है, मतलब बेसिकली आपने ए वेक्टर को कुछ खींच तान के लंबा या छोटा करा है, बी वेक्टर को भी खींच तान के लंबा या छोटा करा है, ताकि वो परफेक्टली आपको 10 आई कैप दे दे, ताकि आपको परफेक्टली 10 आई कैप दे दे। तो उसको खींच तान के लंबा करने के लिए कांस्टेंट लगेगा लैम्डा, और यहाँ पे भी लंबा या छोटा करने के लिए कांस्टेंट लगेगा म्यू। तो वो कांस्टेंट अपने को निकालना होता है। तो आप उसको मैथमेटिकली तो एकदम ऐसे ही सॉल्व कर लो ना, क्या दिक्कत है। हाँ अगर आप चाहो इसको तो व्हाट यू कैन डू एडिशनली, आप यहाँ पे आई कैप को अलग कर सकते हो। तो लैम्डा आई कैप प्लस 2 म्यू, लैम्डा प्लस 2 म्यू लिख दूं मैं ऐसे करके, लैम्डा प्लस 2 म्यू, लैम्डा प्लस 2 म्यू आई कैप, और यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा माइनस 2 म्यू जे कैप। ये हो जाएगा 10 आई कैप के बराबर। तो अब देखो यार, एलएचएस में एक वेक्टर है, आरएचएस में भी एक वेक्टर है। अब दोनों वेक्टर बराबर है तो मतलब उन वेक्टर्स का आई कैप वाला कंपोनेंट आई कैप वाले कंपोनेंट से बराबर होगा, और जे कैप वाला कंपोनेंट, इधर जे कैप है ही नहीं, मतलब जीरो के बराबर होगा। तो ऑन कंपेयरिंग आप क्या लिख सकते हो, 10 प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 10, और लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ रहा है लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू, इसको ऊपर पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप इसको पुट करोगे लैम्डा की जगह 2 म्यू, तो लैम्डा की जगह 2 म्यू डाला मैंने, तो 2 म्यू प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 10। तो म्यू का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 10/4, मतलब 5/2, और लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 म्यू, मतलब डबल ऑफ 5/2, तो हो जाएगा 5 के बराबर। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इसका कि लैम्डा का वैल्यू अगर 5 हुआ, सुनो मेरी बात, सबको आगे देखिए प्लीज, डोंट राइट, आगे देखो। लैम्डा का वैल्यू 5 आया ना, मतलब क्या हुआ कि पहला वाला जो वेक्टर है उसको आपने अगर 5 गुना किया, और दूसरे वाले वेक्टर को 5/2 टाइम्स किया, मतलब 2.5 गुना, 2.5 ना, 5/2 क्या होता है 2.5। तो पहले वाले वेक्टर को अगर आपने 5 टाइम्स किया, और दूसरे वाले वेक्टर को अगर आपने 2.5 टाइम्स, अब वेक्टर का लेंथ तो स्ट्रेट सीधे सीधे बढ़ा सकते हो, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो आई कैप प्लस जे कैप कहाँ पर होगा, आई कैप प्लस जे कैप यहाँ पे होगा। ठीक है, इसको आपको क्या करना है 5 गुना लंबा करना है, तो कर दो 5 गुना लंबा। और आई कैप माइनस जे कैप 2 टाइम्स, तो आई कैप ये रहा, जे कैप ये रहा माइनस का, और ये रहा होगा, इसको 2 टाइम्स, रुको, -2 आई कैप जे कैप ये रहा होगा, फिर इसको और 2.5 गुना आपको लंबा करना है। तो आपने कुछ इसको ऐसे 2.5 गुना लंबा किया होगा। जब आपने ऐसा किया होगा ना, तब जाके इन दोनों का रिजल्टेंट 10 आई कैप आया होगा। आई कैप मतलब सिर्फ एक्स की तरफ होगा, तो प्योरली एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा हुआ है, 10 आई कैप आया होगा। समझ आ रहा है, तो पहले वेक्टर को डेफिनेटली 5 गुना बढ़ाया गया है, और दूसरे वेक्टर को 2.5 गुना इंक्रीज करा गया है।
तब जाके अपने को इन दोनों का एडिशन जो है वो 10 आई कैप के बराबर मिल रहा होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनलेस अंटिल वेक्टर्स पैरेलल है, अनलेस अंटिल द वेक्टर्स आर पैरेलल, आप हर दो वेक्टर्स की मदद से तीसरा वेक्टर लिख सकते हो। ठीक है, आपके पास मान लो ये कोई सी वेक्टर है और कोई डी वेक्टर है, तो इन दोनों की मदद से आप कोई भी वेक्टर लिख सकते हो। आप मेरे को बस वेक्टर का नाम बोलो, मैं इन दोनों की मदद से कोई भी वेक्टर बना सकता हूँ। इन दोनों को खींच तान के लंबा छोटा करना है बस। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज़ अपने को समझ में आ रही होगी आई होप। यस, लिख लो यहाँ तक। अच्छा, इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल, मान लो अगर वेक्टर्स पैरेलल होंगे, ठीक है, तो कोई भी लैम्डा और म्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। मान लो मैं आपको एक वेक्टर ये देता हूँ, वेक्टर ए, और ये वेक्टर देता हूँ मैं आपको, वेक्टर बी। अब इनकी मदद से मेरे को जो भी वेक्टर मिलेगा, इनकी मदद से, हाँ ये लिखना है क्या आपको? चलो लिखो यहाँ तक पहले। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था कि अब अगर दो वेक्टर्स पैरेलल दे देता हूँ मैं आपको, तो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। अब आप वेक्टर ए को कितना भी लंबा कर दो, मान लो आपने इसको डबल कर दिया या ट्रिपल कर दिया या 4 टाइम्स कर दिया या हाफ टाइम्स कर दिया, कुछ भी किया हो आपने, कुछ भी किया हो आपने, आपको मिलेगा एक वेक्टर इसी दिशा में, और बी वेक्टर को भी अगर आप कितना भी लंबा कर दो मिलेगा इसी दिशा में। और जब आप दोनों को जोड़ोगे ए और बी को, तो ए को जोड़ने के लिए आप इसको एक इसके पीछे रखोगे बी के, ठीक है, ऐसे पीछे रखोगे। और जब आप इसको जोड़ोगे ना बेटे, जब आप ए और बी को जोड़ोगे तो आपको अल्टीमेटली जो नया वेक्टर मिलेगा वो सिर्फ इसी दिशा में मिलेगा। समझ रहे हो? ए प्लस बी जो रहेगा वो ए और बी की दिशा में ही रहेगा। तो आपको यहाँ पे लिमिटेड वेक्टर्स मिलेंगे, सिर्फ दुनिया का कोई भी वेक्टर नहीं बना सकते आप ए और बी की मदद से, अगर वो दोनों पैरेलल है। अगर वो दोनों नॉट पैरेलल है तो फिर तो आप खींचतान के कैसे भी लंबा छोटा करके कोई भी पैरेललोग्राम बना सकते हो, और उस पैरेललोग्राम का जो भी डायगोनल होगा वो अपने लिए एक तीसरा वेक्टर काम करेगा। ठीक है, तो मतलब अगर वेक्टर्स नॉन पैरेलल है तो ए बी की मदद से आप कोई भी तीसरा वेक्टर जनरेट कर सकते हो, सी वेक्टर। लेकिन अगर वेक्टर्स पैरेलल है ए और बी, तो उनकी मदद से आप कोई भी वेक्टर नहीं बना पाओगे, कोई भी वेक्टर नहीं बना पाओगे। आप सिर्फ कुछ लिमिटेड वेक्टर्स बना सकते हो, मन चाहा वेक्टर आप कुछ भी नहीं बना सकते। ठीक है, तो इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल, if the vectors are parallel, देयर लीनियर कॉम्बिनेशन समझते हो ना, इसको लैम्डा टाइम्स कर दिया, इसको म्यू टाइम्स ऐड कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया, देयर लीनियर कॉम्बिनेशन will give us a few will give us, ऐसा लिखो, their linear combination will give us vectors only in their direction. ठीक है, it won't give us any desired, it won't give us any other desired vector. Therefore, अब क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे कि जो पैरेलल वेक्टर होते हैं इनको अपन बेस वेक्टर नहीं बोल सकते। क्यों? बेस वेक्टर वही होते हैं जिनसे आप दुनिया का कोई भी वेक्टर बना सकते हो, बट इन दोनों से आप दुनिया का कोई भी वेक्टर नहीं बना सकते। देयरफॉर these parallel vectors these parallel vectors are called as are रुको, these parallel vectors are not, या ऐसा थोड़ा यार, या ऐसा लिखो, दिस पैरेलल वेक्टर कैन नॉट बी टर्म्ड एज बेस वेक्टर्स।
ठीक है, बस। तो यहाँ तक अपन ने जो सीखा है बस इतना ही था बेस वेक्टर्स। तो फाइनल समरी ये हो गया कि अगर वेक्टर पैरेलल नहीं है तो उन दोनों वेक्टर से मैं दुनिया का कोई भी तीसरा वेक्टर बना सकता हूँ। आप बस नाम बोलो, आप बस डिमांड करो, आप बस डिमांड करो, मैं कोई भी वेक्टर बना सकता हूँ। ठीक है, अच्छा। तो हमने जो चीज़ देखी अभी वो क्या देखी, वो ये देखा कि सी वेक्टर जो है उसको अपन म्यू टाइम्स ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी लिख सकते हैं। मतलब ए को अपन ने थोड़ा सा बड़ा करा, बी को अपन ने बड़ा करा और सी बना डाला। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊं आपको, ये जो आपके सामने जो मैंने लाइन लिखी ना, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स। दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ कोप्लेनर वेक्टर। शांति से सुनो, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी आपको आसान सी भाषा में, लेकिन अभी आपकी खोपड़ी में घुसेगी नहीं, समझ में नहीं आएगी। अगर कोई भी दो वेक्टर कोप्लेनर है, अगर कोई भी दो वेक्टर्स कोप्लेनर है, ऑफ कोर्स दे आर नॉट पैरेलल, हम ये चीज़ मान रहे हैं दे आर नॉट पैरेलल। तो अगर कोई दो वेक्टर्स कोप्लेनर है ना, जैसे ये हो गया ए और बी, कोप्लेनर मतलब समझते हो, दोनों सेम प्लेन में होना चाहिए। क्या ये जो वेक्टर्स मैंने आपके सामने अभी ड्रॉ करके बताए हैं ये दोनों सेम प्लेन में है? हाँ, स्क्रीन के प्लेन में है, तो ये कोप्लेनर हो गए। अच्छा, तो ये कोप्लेनर हो गए ना, राइट। तो ये दोनों वेक्टर्स की मदद से मैं कोई भी तीसरा वेक्टर सी वेक्टर लिख सकता हूँ। और मजे की बात क्या है कि ये जो सी वेक्टर है और ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ये तीनों की तीनों कोप्लेनर रहेंगे क्योंकि तीनों स्क्रीन के प्लेन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये तीनों की तीनों कोप्लेनर है। तो क्या आप ऐसा कह सकते हो, क्या आप ऐसा कह सकते हो कि अगर तीन वेक्टर्स ए, बी और सी, तीन वेक्टर्स अगर कोप्लेनर है, कोप्लेनर है, तो वन ऑफ देम कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू, लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू वेक्टर। आराम से देखो, वही बेस वेक्टर वाला कंसेप्ट है। आप ये जो ब्लैक वाला वेक्टर है सी वेक्टर, इनको ए और बी की मदद से बना सकते हो। ए और बी को थोड़ा सा सफिशिएंटली लंबा कर दो ताकि एक बढ़िया सा पैरेललोग्राम बन जाए। ठीक है, तो आप क्या बोल दोगे कि सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो ये चीज तो आप कोप्लेनर वेक्टर में भी लगा सकते हो। मतलब अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो भी आप ऐसा कह सकते हो कि कोई भी एक वेक्टर उन तीनों में से, जरूरी नहीं है कि सी लिखो। ऐसे आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो कि ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर, क्योंकि यार फिर तो सी और बी इनको भी खींच तान के ए बनाया जा सकता है। सी और बी को भी खींच तान के ए बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कोई भी तीन वेक्टर, कोई भी तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो वन ऑफ देम कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, इसको अपन लिखेंगे नीचे। तो देखिए, कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर्स। लिखो, इफ थ्री वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी and vector c are coplanar, coplanar, then one of them can be written as, can be expressed as linear combination of other two। ठीक है, तो मतलब आप सी वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब कोई भी, मैं तो सी चूज कर रहा हूं, आप ऐसा भी कर सकते हो कि सी की जगह ए चूज कर लो। सी कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स बी। अब लैम्डा और म्यू इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो सबसे आसानी से मेरे को समझ में आ जाते हैं, दो कॉन्स्टेंट्स। आप ए और बी भी, मतलब कोई और कांस्टेंट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
तो अगर आज के बाद आपको जीवन में कभी भी ऐसा कोई बोलता है कि तीन वेक्टर को प्लेनर है, मतलब दे आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेन मतलब आपके कॉपी में आप तीन पेन रख दो, आपके आपके पास जो नोट्स है ना, या आपके पास टेबल जो है, उस टेबल में अगर आप तीन पेन ऐसे रख दोगे ना, पेन नंबर 1, पेन नंबर 2, पेन नंबर 3, ये तीनों पेन जो है वो एक ही प्लेन में है, बिकॉज दे आर लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ योर बुक। इसलिए ये तीनों पेन्स को अपन वेक्टर की तरह अगर ट्रीट करें तो ऑल दीज थ्री वेक्टर्स विल बी कैन बी सीन एज कोप्लेनर। तो अगर ये तीनों कोप्लेनर है तो एनी वन ऑफ देम कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। ये बात आपकी खोपड़ी में आज से लेकर मरते दम तक कभी भी हटनी नहीं चाहिए, एकदम फिक्स है ना। वन ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। आप यहाँ पर अगर चाहो तो ए वेक्टर को भी क्या लिख सकते हो, लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हो, चलेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बी वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ए वेक्टर, वो भी चलेगा फॉर सम लैम्डा एंड म्यू। ठीक है, फॉर सम लैम्डा एंड म्यू। यहां तक समझ में आ रहा है कि? अच्छा, ठीक है, यहां तक अपने को समझ में आया। ठीक है, और ये आया कैसे? ये जो आया अपने पास ना, यूजिंग कंसेप्ट ऑफ बेस वेक्टर्स, यूजिंग कंसेप्ट ऑफ बेस वेक्टर्स। ठीक है, किसी को अगर प्रॉब्लम आ रही है कुछ भी समझने में तो मेरे को आप बताइएगा। इसको अपन बेस वेक्टर का कंसेप्ट यूज करके समझ पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यार देखो, एक प्लेन में अगर तीन वेक्टर्स रखे हुए, वेक्टर नंबर 1, वेक्टर नंबर 2, वेक्टर नंबर 3, तो इन तीनों वेक्टर्स को आप पहली बात तो टेल टू टेल मिला सकते हो। तो मैंने इस वेक्टर को इसकी टेल के साथ मिला दिया, और ये वाले वेक्टर को इसकी टेल के साथ में, तीनों को एक साथ मैंने ऐसे मिला दिया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई एक वेक्टर जो है उसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू लिख सकते हो क्या? मतलब ये जो बीच वाला वेक्टर है, क्या हम इसको ये दोनों ब्लैक वेक्टर का सम के बराबर लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं बिल्कुल। आप कोशिश करो एक पैरेललोग्राम बनाने की, सच दैट उसका डायगोनल जो है वो रेड वाला हो। खैर आपको एग्जाम में पैरेललोग्राम नहीं बनाना है, बट कुछ ना कुछ तो ऐसा तरीका होगा ना यार, सॉरी, कुछ ना कुछ तो ऐसा तरीका होगा ना जिससे ये वेक्टर ए को और वेक्टर बी को सफिशिएंटली लंबा और छोटा किया जाए, ताकि एक पैरेललोग्राम तैयार हो और उससे हमको सी वेक्टर मिल जाए, उसका डायगोनल सी वेक्टर हो जाए। सफिशिएंटली आप इसको इतना लंबा तो कर ही सकते हो, और इसको कुछ में भी छोटा कर दो ताकि हमको एक पैरेललोग्राम मिले। ठीक है, यस, पैरेललोग्राम बनाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, आप मेरे को समय दे थोड़ा सा। ठीक है, मतलब बन जाएगा, है ना, थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है ड्राइंग बनाना, बट आप लोग मेरी भावनाओं को यहाँ से समझे कि हमने ए को और बी को खींच तान के सफिशिएंटली इतना लंबा कर दिया था ताकि एक पैरेललोग्राम बने जिसका अपने आप ऑटोमेटिकली ये सी वेक्टर जो है वो डायगोनल बन जाए, है ना। तो वैसे नीचे भी कर सकते हैं अपन। तो कोई भी तीन कोप्लेनर वेक्टर के लिए पॉसिबल है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये बी वेक्टर को ए प्लस सी बना दो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो कोशिश करते हैं हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बी वेक्टर को ए प्लस सी बना दे, मतलब बी वेक्टर कैन बी रिटन एज सम ऑफ ए एंड सी यूजिंग सम लीनियर कॉम्बिनेशन। हाउ? समथिंग लाइक दिस। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ए या सी को नेगेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो मैंने ये ए को नेगेटिव करा, फिर ये सी को नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये ए को नेगेटिव जो मैंने किया है, तो ये हटा दो नेगेटिव वाला। फिर नेगेटिव करना मतलब एक और लैम्डा, लैम्डा इस बार नेगेटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस है। फिर ए को थोड़ा सा और लंबा करा, और फिर मैंने ऐसे डायगोनल बनाना स्टार्ट करा, और यहां से भी मैंने एक पैरेलल लाइन खींची। अब मैंने क्या सोचा कि पैरेललोग्राम तो बन जाएगा, पैरेललोग्राम तो बन जाएगा अगर 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 सी, वेक्टर सी की लेंथ मैंने छोटी कर दी, तो वेक्टर सी को काट के, है ना, वेक्टर सी को एक बिलांग छोटा कर दिया अगर अपन ने, समझ रहे हो आप, तो वो परफेक्टली एक पैरेललोग्राम में फिट हो जाएगा, इस पैरेललोग्राम में वो फिट हो जाएगा।
आ रही है कि बात समझ में? तो हम लोग करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, हम लोगों ने सबसे पहले ए को नेगेटिव करा, फिर ए को थोड़ा सा बढ़ाया और सी को भी थोड़ा सा कम किया। आ रही है कि बात समझ में? तो कुछ ऐसा रहा होगा कि ये बी वेक्टर है ना, बीच वाला बी वेक्टर कुड हैव बीन रिटन एज सम लैम्डा टाइम्स या सम लैम्डा टाइम्स ए प्लस सम म्यू टाइम्स बी, है ना। ए में अच्छा देखो, ये ए तो नेगेटिव हुआ है तो ऑफ कोर्स ये वाला लैम्डा नेगेटिव आया होगा, और ये वाला म्यू पॉजिटिव। अच्छा म्यू जो आया है वो छोटा करा है अपन ने ना, तो म्यू हो सकता है 0.5 हो या 0.7 हो या 0.8 हो, क्योंकि छोटा किया अपन ने, बड़ा किया होता तो 1 पॉइंट समथिंग होता, छोटा करने में पॉइंट समथिंग होता है। तो आपको मैं फील दिलाने के लिए इतनी बार ये सब बात को खींच रहा हूँ, बस आपको फील हो जाए कि कोई भी तीन वेक्टर को आप कोप्लेनर अगर बोलते हो तो एक वेक्टर को सम ऑफ अदर टू लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अपन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम देखने वाले हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम। 100% आईआईटी में क्वेश्चन आएगा, 100%। मैं हर साल साइन करके देता हूँ, इस साल भी साइन करके दूंगा। 100% बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा। सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम एवरी ईयर, इट इज आस्क्ड इन जेई मेंस एंड एडवांस, जेई मेंस और एडवांस एवरी ईयर। ठीक है, ये थ्योरम क्या है वो अपन समझते हैं। अगर हमें बोला जा रहा है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये तीनों की तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, इफ दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, अगर ये तीनों कोप्लेनर है तो देखो अब हर वेक्टर के अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं, राम श्याम घनश्याम, मतलब आई कैप जे कैप के कैप। तो ए आई कैप, ए वन आई कैप, ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, और सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप। ठीक है, अरे हर किसी का कुछ ना कुछ कंपोनेंट होता है ना, पक्का। तो ए के तीन कंपोनेंट, बी के तीन कंपोनेंट और सी के तीन कंपोनेंट है अपने पास, और वो तीनों वेक्टर जो है दे आर कोप्लेनर, मतलब दे आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, एंड इफ दे लाई ऑन द सेम प्लेन, इफ दे आर कोप्लेनर, अगर ये तीनों कोप्लेनर है तो क्या होगा, देन इन्हें से बनने वाला डिटर्मिनेंट जो होगा वो जीरो होगा, मतलब ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, ये तीन 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 मतलब 9 एलिमेंट से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट होगा उनका वैल्यू जीरो होगा हमेशा। क्या सबूत है बता दूंगा मैं, प्रूफ में आपको बताऊंगा, प्रूफ को लेके आप बेकार में टेंशन मत लो। ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, ठीक है, इनसे बनने वाला जो भी डिटर्मिनेंट आएगा वो जीरो होगा। मतलब कितना आसान है, अगर आप प्रूफ इग्नोर कर देते हो, अगर आप बोलते हो कि सर प्रूफ भाड़ में गया, बस कंसेप्ट सिखा दो, तो कंसेप्ट क्या है कि अगर वेक्टर वन वेक्टर टू और वेक्टर थ्री कोप्लेनर है तो इसका मतलब उनसे बनने वाला जो डिटर्मिनेंट होगा उसका वैल्यू हमेशा निश्चित रूप से जीरो आएगा, खत्म, पीरियड, बस इतना ही है। ठीक है, इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो पहले तो अपन ने क्या सीखा था कि एक वेक्टर को आप सी वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स बी लिख सकते हो इफ दे आर कोप्लेनर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हो। और इसी की मदद से एक और रिजल्ट आता है ये वाला, जो और ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। समझ रहे हो आप, अगर तीन वेक्टर्स को प्लेनर है तो तीनों से बनने वाला डिटर्मिनेंट ज्यादा आसानी से आप इसको जीरो करके जो भी कैलकुलेशन वो कर सकते हो। तो ये वाला जो रिजल्ट है, ऐसा मत सोचना कि सर कोप्लेनर में तो आपने ये बताया और ये भी बता रहे हो, तो हम एग्जाम में क्या यूज करें यार, दोनों चीजें, पहली बात तो ट्रू है, इफ द वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन वन ऑफ देम कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू, एंड ऑल्सो द डिटर्मिनेंट्स मेड बाय देयर कंपोनेंट्स विल बी जीरो। ठीक है, टेकन इन द सेम ऑर्डर। अच्छा, तो दोनों बातें सही है। अब ये जो नीचे वाली बात है इसका सबूत आप लोग मेरे से मांग सकते हो कि सर क्या प्रूफ है कि ये डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए। प्रूफ मैं आपको दे दूंगा, आप प्रूफ की चिंता मत करो, प्रूफ इसका काफी कठिन है, बहुत डिफिकल्ट प्रूफ है। नॉर्मली मेरा मन करता है स्किप कर दूं मैं, लेकिन मैं कभी स्किप नहीं करता हूँ, प्रूफ आपको मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। तो यहाँ तक आप पहले लिख दो। ठीक है, अच्छा प्रूफ देखते हैं अपन। प्रूफ देखने से पहले ना आपको एक छोटा सा कंसेप्ट रिवाइज कराऊंगा मैं। दैट इज
एक मिनट रुकिएगा ना, एक मिनट बस। एक्चुअली मैं ना क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। तो हमें ना इसका प्रूफ देखते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन इससे रिलेटेड अपन बाद में करेंगे। देखिए भाई, हुआ क्या है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये तीनों को प्लेनर बताए गए हैं क्वेश्चन में, कि तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, और वो प्लेन क्या है, मेरे स्क्रीन का प्लेन। ठीक है, तो इफ दे आर कोप्लेनर दे आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, एंड इफ दे आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, if they are lying on the same plane, then we can uniquely represent one of them. मैं सी को लेता हूं हमेशा, बीच वाला ये सी है ना, थोड़ा आसान पड़े जिसके लिए। one of them can be written as some lambda times a plus mu times b। ये तो अपन ने ऊपर वाले में सीखा था। तो अगर एक तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तो कोई भी एक को आप क्या कर सकते हो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू लिख सकते हो। ठीक है, तो लिखो सिंस a b and c are coplanar, सी कैन बी रिटर्न एज, आपने मैंने सी लिखा, आप चाहो तो ए और बी लिख लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तो अब खोल देते हैं इसको अपन। सी वेक्टर क्या है, सो वेक्टर सी इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू बी। सी वेक्टर क्या है बताइए, सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप। और ए वेक्टर क्या है, पता है ना सबको, ए वेक्टर क्या है, ए वन ए टू ए थ्री, ए वन आई कैप, ए टू जे कैप और ए थ्री के कैप प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर। बी वेक्टर कैन बी रिटर्न एज बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। ठीक है, कोई तकलीफ किसी को? अच्छा देखो, एलएचएस में एक वेक्टर है, आरएचएस में भी एक वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर्स बराबर होने चाहिए। तो कंपेयर कर लो आप कोएफिशिएंट्स। दो वेक्टर्स बराबर कब होते हैं, जब रिस्पेक्टिव आई कैप के कोएफिशिएंट, रिस्पेक्टिव जे कैप के कोएफिशिएंट और रिस्पेक्टिवली के कैप के कोएफिशिएंट्स बराबर हो। तो इधर देखिए सी वन इज इक्वल टू लैम्डा ए वन प्लस म्यू बी वन, सी टू इज इक्वल टू लैम्डा ए टू, ये जे कैप का कोएफिशिएंट और यहाँ से जे कैप का कोएफिशिएंट लैम्डा ए टू और म्यू बी टू, लैम्डा ए टू प्लस म्यू बी टू। और सी थ्री कैन बी रिटर्न एज लैम्डा ए थ्री प्लस म्यू बी थ्री, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, दिक्कत किसी को कोई? अच्छा, अब ये देखकर हमको कुछ समझ में आता है, जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था। देखते हैं कितने बच्चों को क्लिक होता है। किसी को क्लिक हो रहा है क्या है? मान लो मैं एक स्ट्रेट लाइन लिखता हूं, क्या मैं स्ट्रेट लाइन लिख सकता हूं एक? एक स्ट्रेट लाइन लिखता हूं मैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन। क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है? हाँ है। ये एक और स्ट्रेट लाइन लिखा मैंने, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू। मैं कंपेयर करके बताऊंगा कि स्ट्रेट लाइन क्यों लिख रहा हूँ मैं, उसका क्या फायदा है। और एक और स्ट्रेट लाइन लिख रहा हूँ, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई इज इक्वल टू सी थ्री। आप लोग अब ध्यान से देखो, क्या हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये तीन स्ट्रेट लाइंस, ये तीनों स्ट्रेट लाइंस लैम्डा और म्यू को सेटिस्फाई कर रही है? चेक करो चेक करो चेक करो, ये तीनों स्ट्रेट लाइंस जो है वो लैम्डा और म्यू को सेटिस्फाई कर रही है, लैम्डा और म्यू को सेटिस्फाई कर रही है। एवरीवन, मतलब तीनों की तीनों स्ट्रेट लाइन में अगर अपन ने एक्स की जगह लैम्डा रखा और म्यू की जगह, सॉरी एक्स की जगह लैम्डा रखा और वाई की जगह म्यू रखा, तो तो वो सेटिस्फाई हो रहा है ना? मतलब यहाँ पे लैम्डा कॉमा म्यू रखा गया होगा, यहाँ पर भी लैम्डा कॉमा म्यू रखा गया होगा तो ये आया, और लैम्डा कॉमा म्यू यहाँ भी रखा होगा तो ये आया है। कहने का मतलब क्या है कि ऑल दीज थ्री लाइंस satisfy lambda comma mu, all these
3, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है, ऐसा हमको फील हो रहा है कि ये तीनों इक्वेशन जो है वो यहाँ से आई है। आप ऐसा फील कर सकते हो। ऐसा हमको फील हो रहा है कि दीज 3 इक्वेशंस जो है वो 3 स्ट्रेट लाइन से आई है, जो कि लैम्डा कॉमा म्यू को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे, थोड़ा मैं आपको देसी भाषा में लिखवाऊंगा। गिव्स अस एन आइडिया ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन्स, 3 स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू लैम्डा कॉमा म्यू, पासिंग थ्रू लैम्डा कॉमा म्यू। ये तीनों स्ट्रेट लाइन जो है वो एक ही पॉइंट से पास कर रही है। अच्छा, ऐसा कब होता है? लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3, ये तीनों एक ही पॉइंट से पास करता है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। ऑल द 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट, ऑल द 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट। और अगर 3 लाइन्स कॉन्करेंट होती है तो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी क्या होता है? देखते हैं किसको याद। इफ ऑल द 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट, देन व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी? ये तीनों लाइन्स अगर कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट से गुजर रही है, तो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी स्ट्रेट लाइन चैप्टर में अपन ने लास्ट ईयर पढ़ा था। याद करो डिटर्मिनेंट वाली कंडीशन, याद आया? कुछ कुछ डिटर्मिनेंट 0 होता था। कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी क्या होती है? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है। हाँ भाई, कौन सा डिटर्मिनेंट? इनके कोएफिशिएंट से बनने वाला, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ये वैल्यू 0 होगा। बस यही प्रूफ करना था, मैं हेंस प्रूफ। प्रूफ मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा फील हो जाए और रिवीजन भी हो जाए हमारा। कहने का मतलब क्या है कि यही तो अपने को स्टार्टिंग में प्रूफ करना था। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। हाँ, आप जो रो वाइज लिखा है इसको कॉलम वाइज लिख लो। चेंज रोज इनटू कॉलम, कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। अगर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है तो इसका ट्रांसपोज का भी वैल्यू 0 ही होगा। ठीक है, तो वो प्रूफ हो गया अपने पास, हेंस प्रूफ। याद आया सबको कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी? लिखिए यहाँ तक, कॉपी करो। देखिए, चेक। चेक मत करो आप ऐसा ये वाला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m such that the vectors वेक्टर्स क्या क्या है देखो। पहला वेक्टर है -2 i कैप, -2 j कैप, +4 k कैप, इक्वल्स, सॉरी इक्वल्स टू 0 थोड़े लिखेंगे यहाँ पे, ये वाला वेक्टर, कॉमा -2 i कैप +4 j कैप -2 k कैप, कॉमा 4 i कैप -2 j कैप -2 k। एक मिनट, यहाँ पे इधर म्यू है ना बीच में, म्यू नहीं एम है, यहाँ पर एम है, गलत लिख दिया था मैंने। -2 आर कोप्लेनर। ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। तो देखो आप ऑब्वियसली ऐसा कर सकते हो कि वन ऑफ देम कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। आप चाहे तो इसको लिख सकते हो लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लस म्यू टाइम्स तीसरा, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन उससे अपना आंसर जल्दी नहीं आता है। आप हमेशा डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला यूज करा करो। सिंस द वेक्टर आर कोप्लेनर, सिंस the vectors are coplanar,
आप क्या बोलेंगे, इनसे बनने वाला डिटर्मिनेंट -2 -2 4 -2 m -2 और -2 सॉरी 4 -2 -2 ये क्या आ जाए, ये 0 आ जाए। ठीक है, बस सिंपल सा आपको यही करना होता है हमेशा। तो अब मुंह फाड़ के खोलना हो खोल दो, यू आर मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अगर आपको जीरोस क्रिएट करना हो अगेन गो फॉर इट। क्या मेरे को जीरोस बनते हुए नजर आ रहे हैं? ठीक है आर्य, आपका आंसर सही है। कैसे करा आर्य, आपने जीरोस क्रिएट करे क्या? देखो व्हाट आई विल डू, R1 -R2 करेंगे तो एक जीरो आएगा, दो नहीं आएंगे। R2 -R1 करेंगे तो भी सेम। तो जीरोस बना सकते हैं अपन। चलो खोल देते मुंह फाड़ के ना, कितना ही टाइम लगेगा। तो प्लस माइनस प्लस, आराम से इत्मीनान से। तो प्लस, और क्या है पहला वाला एलिमेंट -2, तो -2 इंटू उसका छोटू डिटर्मिनेंट आएगा -2m माइनस -2 इंटू -2 इज +4 माइनस, अगला एलिमेंट है -2, उसका छोटू डिटर्मिनेंट बनेगा -2 इंटू -2 इज +4 -4 इंटू -2 इज -8 माइनस ऑफ -8। ठीक है, और लास्ट में आ रहा है मेरे पास +4, और ये छोटू डिटर्मिनेंट है, दो दूनी चार, 4 -4m, 4 -4m। ठीक है, खोलते हैं इसको अपन, तो माइनस माइनस प्लस, +4m माइनस माइनस +8। ओके, माइनस माइनस बाहर आ जाएगा +2, ये 2 है, 2 4 जार 8, और ये 2 इंटू 8, 2 8 जार 16। ठीक है, 4 4 जार 16, 4 इंटू -4 हो जाएगा -16m। ठीक है क्या, 8 8 16 32, 32 और 16 हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा -12m इज इक्वल टू -48। m का वैल्यू आ जाएगा 4। सिंपल क्लासिक टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको हर साल आईआईटी के पेपर में मिलेगा। मतलब आज आपने अगर लेक्चर देखा है तो आप अपने 4 नंबर एकदम सुनिश्चित कर सकते हो जेई के पेपर में। ठीक है, वेरी हाई ऑन प्रोबेबिलिटी, ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। ये लिख डालो यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। अगला थ्योरम जो है सिमिलरली, सिमिलरली ठीक है, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस थ्योरम। प्रीवियस थ्योरम तो अपने को क्लियर है कि अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है तो उनसे बनने वाला डिटर्मिनेंट 0। अच्छा देखो इधर प्लीज ऊपर, हाँ ऊपर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो पहला वेक्टर क्या लिखा, समथिंग आई कैप, समथिंग जे कैप, समथिंग के कैप, वो बना है ए वेक्टर। ठीक है, फिर समथिंग आई कैप, समथिंग जे कैप और समथिंग के कैप, वो बना है बी वेक्टर। उसी तरह से सी वेक्टर भी समथिंग आई कैप, जे कैप, के कैप है। लेकिन अब मैं जो आगे लिखने वाला हूं वो अलग चीज है थोड़ी सी, आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, फिर आप कंफ्यूज उसके बाद होना तो ही। देखते हैं अपन, कोशिश करते हैं। x1 ए कैप प्लस y1, सॉरी x1 ए वेक्टर, y1 बी वेक्टर प्लस z1 टाइम्स सी वेक्टर, ये जो है दिस इज इक्वल टू सम p वेक्टर। डरना बिल्कुल नहीं है अपने को, पहले आप देखो तो सही ठंडे दिमाग से लिखा क्या है मैंने। फिर q वेक्टर इज x2 टाइम्स a प्लस y2 टाइम्स b प्लस z2 टाइम्स c वेक्टर, और r वेक्टर क्या है, x3 टाइम्स ए वेक्टर प्लस y3 टाइम्स बी वेक्टर और z3 टाइम्स सी वेक्टर। अब ध्यान से आप समझो कि ये वाली चीज मैंने आपके सामने क्या लिखी हुई है। ठीक है ना, इफ
पी वेक्टर, क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर आर कोप्लेनर। पहले तो आप खुद से समझो कि क्या लिखा है मैंने। क्या मैंने पी वेक्टर को समथिंग आई कैप, समथिंग जे कैप, समथिंग के कैप के फॉर्म में लिखा है? ना 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 ना, मैंने पी वेक्टर को एबीसी के टर्म्स में लिखा है। कोई दूसरे वेक्टर ए, बी और सी के टर्म्स में मैंने पी वेक्टर को एक्सप्रेस करा हुआ है। आप बस उसका लोड मत लो, बस ये सोच लो कि आई कैप, जे कैप और के कैप की जगह, आई कैप, के कैप, जे कैप और के कैप की जगह पर ए बी सी वेक्टर आ गए हैं। ठीक है, तीनों जगह पर, और उन तीनों वेक्टर का नाम पी क्यू आर पड़ गया है। एंड इफ दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ये तीनों वेक्टर पी क्यू आर कोप्लेनर है, और ये तीनों ए बी और सी वेक्टर ये बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, तो ये तीन वेक्टर एबीसी जो है, एंड ए बी एंड सी, एंड यहाँ पे सिंबल लगाना पड़ेगा क्योंकि एक एंड मैंने यहाँ यूज कर लिया, तो ए बी एंड सी आर नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर, अगर ऐसा है, फालतू बातें अपन दिमाग में नहीं रखेंगे, सीधी सी बात, पी क्यू आर वेक्टर अगर कोप्लेनर है मतलब ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, और ये जिनसे ये बना है ए बी सी से, वो तीनों वेक्टर जो है, दो थ्री वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर, उनका नॉन कोप्लेनर होना जरूरी है। आपको क्वेश्चन में सब कुछ बकायदा अच्छे से स्पेसिफाई करेगा, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं होगी। क्वेश्चन में एवरीथिंग विल बी स्पेसिफिकली क्लियरली रिटन, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, इफ दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, देन बड़े आसान कंसेप्ट है, आप इसको ठंडे दिमाग से समझो ना, दिमाग में स्ट्रेस है तो उसको हटा दो, आराम से समझो। देन देन ये जो तीनों कोएफिशिएंट है अपने पास, x1 y1 z1, x1 y1 z1, और उसी तरह से आपके पास ये तीनों नीचे भी है ना, x2 y2 z2 और x3 y3 और z3, ये तीनों कोएफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट भी जीरो होगा, एकदम प्रीवियस वाले वेक्टर का कॉपी है, फोटोकॉपी। उसमें क्या होता था, फर्क ये होता था कि यहाँ पे आई कैप होता था, यहाँ पे जे कैप होता था, यहाँ पे के कैप होता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तीनों जगह पर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दिया हुआ है। और अगर तीनों जगह पर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर दिया हुआ है, तो इनसे बनने वाला डिटर्मिनेंट जो होगा x1, सॉरी, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3, है ना, ये वाला डिटर्मिनेंट जीरो होगा, एकदम डिट्टो हो गया पिछले वाले क्वेश्चन का, बस आई कैप, जे कैप, के कैप की जगह पर तीन अलग अलग वेक्टर्स थे। ठीक है, बस, दिस इज इट। तो आपको कुछ नया याद रखने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में था वही सिनारियो इस क्वेश्चन में है। उसका प्रूफ अपन ने किया था, हम चाहे तो इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रूफ थोड़ा अलग है और थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा और मुश्किल है। मैं चाहूँ तो बहुत आराम से प्रूफ स्किप कर सकता हूँ, मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, बट फिर भी मैं आपको प्रूफ बता दूंगा, क्योंकि प्रूफ से हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। प्रूफ मैं आपको जरूर बता दूंगा। देखो, अभी क्या है ना, हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पढ़ो, वेक्टर पी, वेक्टर क्यू, वेक्टर आर आर कोप्लेनर। तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर होते हैं, तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर होते हैं, तो वन ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, वन ऑफ देम कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स एंड म्यू टाइम्स द अदर टू, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। प्रूफ मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका नॉलेज बढ़े, एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे, ना ही आपको इसका ज़्यादा एप्लीकेशन आएगा, बट हाँ आप सीखोगे बहुत कुछ। सिंस वेक्टर पी, वेक्टर क्यू एंड वेक्टर आर आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर, तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी एक वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू लिख सकते हैं। पी कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स क्यू प्लस म्यू टाइम्स आर, ऐसा कर सकते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में आपको? बहुत बढ़िया, करके देखे क्या, है हिम्मत? बोल, आएगा? करते चलो। तो वेक्टर p को हम क्या लिख सकते हैं, x1 टाइम्स ए वेक्टर प्लस वेक्टर p जो है वो ऊपर से मैं छाप रहा हूँ ना, अरे यार ये क्वेश्चन गिवन है, x1 a, y1 b, z1 c, आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं है इस बार, कोई बात नहीं,
y1 बी वेक्टर और z1 टाइम्स सी वेक्टर। और q वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ये लैम्डा टाइम्स x2 ए वेक्टर प्लस y2 बी वेक्टर और z2 सी वेक्टर। और मैं जल्दी से म्यू टाइम्स भी लिख देता हूँ सी वेक्टर को, तो हो जाएगा x3 ए वेक्टर प्लस y3 बी वेक्टर प्लस z3 सी वेक्टर। ठीक है, पक्का। कंपेयर कर दूं कोएफिशिएंट, कसम से देखो इधर क्या हो रहा है, एलएचएस में एक वेक्टर है, आरएचएस में भी एक वेक्टर है, तो कोएफिशिएंट कंपेयर कर देते हैं ना। यहाँ पे ए वेक्टर देखो, इधर नहीं देख रहे हो, हाँ, ए वेक्टर का कोएफिशिएंट एलएचएस में क्या है x1, और आरएचएस में क्या आएगा देखो लैम्डा x2 और म्यू x3। आया समझ में? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ उसको, लैम्डा x2 प्लस म्यू x3, सोच कर देखो, पक्का। और सिमिलरली y1 कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स y2 प्लस म्यू y3, करके देख लो आप आराम से। और z1 कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स z2 प्लस म्यू टाइम्स z3। ठीक है, सेम लॉजिक से आप इसका डिटर्मिनेंट, सेम लॉजिक एज प्रीवियस वन। मैं बताता हूँ वो लॉजिक क्या था। सेम लॉजिक से आप क्या बोल सकते हो कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, बिकॉज दिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ 3 कॉन्करेंट लाइंस। हाँ, यहाँ पर कॉन्करेंट लाइंस जो है वो थोड़ा सा अपने लिए दर्दनाक है। देखो क्या है कि पहली वाली जो लाइन है, अगर आपको फील नहीं हो रहा है तो मैं फील करा देता हूँ। पहली वाली लाइन क्या है, x1, x1 RHS में लिखेंगे ना, ठीक है। x1 इज इक्वल टू, चलो LHS में रहने दो, x1 इज इक्वल टू x टाइम्स x2, ठीक है, x2x प्लस y x2x। देखो यार, मैं थोड़ा सा क्या कंफ्यूज हो जाता हूँ हमेशा यहाँ पे। सिंपल से आपको क्या करना है, लैम्डा और म्यू की जगह पर एक्स वाई डाल दो, और बाकी सब तो यार ये जो मैंने शेड करा है यहाँ पे ग्रीन कलर से, इनकी जगह आप एक्स वाई डाल दो, बाकी सब तो कांस्टेंट है ना, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो एक्स वाई अगर डाल देंगे यहाँ पे अगर अपन, तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, 3 स्ट्रेट लाइन मिलेगी। देखो कैसे, x2x और यहाँ पे x3y। अब आप एक्स वाई से कंपेयर मत करो, सीधे सोचो ये क्या है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अरे यार, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पहली लाइन, और उसी तरह से ये सेकंड लाइन है, दिस इज थर्ड लाइन की इक्वेशन। लिटिल कंफ्यूजिंग, बिकॉज यहाँ पे अपन ने एक्स वाई को थोड़ा सा एक्सेसिवली यूज कर रखा है। बट ये y1 इज नथिंग बट अ नंबर, इट इज अ कांस्टेंट, y2 इज नथिंग बट अ नंबर, y3 इज नथिंग बट अ नंबर। तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी का आपको आइडिया सेकंड इक्वेशन भी देगी और थर्ड भी देगी। एंड ऑल द थ्री इक्वेशंस आर पासिंग थ्रू लैम्डा कॉमा म्यू। ठीक है, सिमिलरली आप ऐसा लिख सकते हो, y1 इज इक्वल टू y2x प्लस y3y। यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो आपका क्या है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है ना। z2x प्लस z3y। अरे कुछ नहीं बेटा, ये तीनों स्ट्रेट लाइन है। ऑल दीज स्ट्रेट लाइन्स आर कॉन्करेंट एट लैम्डा कॉमा म्यू, मतलब तीनों की तीनों लैम्डा कॉमा म्यू से पास कर रही है। इसका मतलब कि आप कॉन्करेंसी की कंडीशन लगाकर सेम तरीके से प्रूव कर सकते हो। तो ये प्रूफ भी आसान है, एग्जाम में नहीं आएगा, मैंने बता दिया। मैंने बस आपको बता दिया कि कैसे प्रूफ करना है। अगर आप प्रूफ समझ जाते हो तो अच्छी बात है, नहीं समझते तो और अच्छी बात है। ऐसे समझ जाना, इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो बहुत बड़ा टॉपिक अपना आज यहाँ पे खत्म होता है।
हाँ, हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। लिखिए आगे। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना? आज के टॉपिक बहुत आसान थे अगर आप प्रूफ हटा दो तो। मेरी बात, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, अगर आप प्रूफ हटा दो तो क्या है? ये तीनों कोप्लेनर मतलब डिटर्मिनेंट जीरो, ये तीनों कोप्लेनर मतलब डिटर्मिनेंट जीरो, और ये तीन लाइंस अगर कोप्लेनर होती है मतलब वन ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। ये तीनों बातें, बस आज इतना ही पढ़ा है अपन ने। ठीक है, आगे और पढ़ाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। तो छोटे से दो टॉपिक अपन पढ़ेंगे। टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी, टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो हम ऊपर प्लेन के बारे में, मतलब सॉरी, वेक्टर्स इन अ प्लेन के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। इज दैट ओके? सब कुछ अपन ने पढ़ लिया वेक्टर इन अ प्लेन के बारे में। अब हम बात करते हैं कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। बड़ा आसान है, आप लोग देखोगे और आप लोग बोलोगे कि सर इतना इजी क्यों ही पढ़ाया है, मत पढ़ाते। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास 3 पॉइंट्स है, पॉइंट्स, देखो, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स और कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स, तीनों दोनों अलग अलग बात है। अगर हमारे पास 3 पॉइंट है इस कदर, 3 पॉइंट है इस कदर, तीनों एक ही लाइन में है अगर, तो उनको अपन कोलिनियर कहते हैं। और 3 वेक्टर्स, एक वेक्टर दो वेक्टर, मतलब दो वेक्टर की बात करता हूं मैं, ये तो मैं आपको सिखा चुका हूं, दो वेक्टर कोलिनियर होना मतलब पैरेलल होना। सही बात है ना? तो वेक्टर का कोलिनियर होना और पॉइंट का कोलिनियर होना दोनों अलग अलग टॉपिक है, ध्यान रखिए इस चीज को। वेक्टर की कोलिनियरिटी मतलब पैरेलल आपको चेक करना है कब होगा, पॉइंट की कोलिनियरिटी अभी अपन चेक कर रहे हैं। तो इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, if 3 points are collinear, that is point A with position vector A, position vector clearly मैंने बोल दिया position vector, point B with position vector B and point C with position vector C. If these 3 points are collinear, तो तो क्या होगा वो अपन देखते हैं, है ना? पहले मैं आपको थ्योरी लिखवा देता हूँ। एक्चुअल में कुछ सोच रहा हूँ, चलो मैं बता देता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि थ्योरी लिखवाने में क्या है कि वो मज़ा नहीं आएगा। तो देखो, ये 3 पॉइंट से हम हमेशा दो वेक्टर बना सकते हैं। ये रहा मेरा पहला वेक्टर ए बी, और ये रहा दूसरा वेक्टर बी सी। क्या ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है? हाँ। क्या ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है? अरे एक ही बात है सर, पैरेलल और कोलिनियर होना एक ही बात है। तो आर दीज टू वेक्टर्स कोलिनियर? यस, एंड इफ दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, देन कैन वी राइट दस दैट ए बी इज पैरेलल टू बी सी? बहुत आसान कंसेप्ट है, आप एकदम आराम से डाइजेस्ट कर जाओगे। ए बी इज पैरेलल टू बी सी, अच्छा, तो कैन ए बी बी रिटर्न एज सम लैम्डा टाइम्स बी सी? दो पैरेलल वेक्टर के बारे में ऐसा ही अपन करते थे, है ना? तो क्या मैं ए बी वेक्टर लिख सकता हूँ? हाँ, ए बी वेक्टर मतलब पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, दैट इज बी माइनस ए। ठीक है, और लैम्डा टाइम्स बी सी कैन बी रिटर्न एज पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, अच्छा, तो अब इसको अपन है ना थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, लेट अस सॉल्व इट, लेट सॉल्व दिस। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, बी वेक्टर माइनस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इसको सॉल्व करके आई वॉन्ट टू प्रूव अ पॉइंट, आई वॉन्ट टू प्रूव समथिंग, लेट अस ट्राई दैट। जिन्होंने लेक्चर अभी अभी ज्वाइन करा है उनको ये बात समझ में आएगी, प्रीवियस टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आएंगे जो कि कोप्लेनारिटी वाले थे, वो आप आराम से रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा, आई विल अपलोड इट इमीडिएटली। ठीक है, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कैन बी रिटर्न एज लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर माइनस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है, सबको एलएचएस में ले आओ, तो ऐसा हो जाएगा लैम्डा प्लस वन टाइम्स बी वेक्टर, है ना?
लैम्डा प्लस 1 टाइम्स बी वेक्टर आएगा और माइनस ए वेक्टर, तो देखो माइनस ए वेक्टर प्लस लैम्डा प्लस 1 टाइम्स बी वेक्टर और माइनस लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर, ये 0 आ रहा है। ठीक है। हाँ, अब अपन काम की बात देखते हैं। अब हम काम की बात देखते हैं कि हो क्या रहा है। ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी और ये रहा वेक्टर सी। मैंने इनको हाईलाइट इसीलिए किया है ताकि मैं आपको कुछ बता सकूं। ठीक है। अगर तीनों पॉइंट्स ए बी सी को लीनियर है, इफ 3 पॉइंट्स ए बी सी आर को लीनियर, पॉइंट को लीनियर, मैं 1000 बार बोल रहा हूं, मेरे वर्ड्स ध्यान से सुनना, पॉइंट्स को लीनियर है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे इनके कोएफिशिएंट देखो आप। कोएफिशिएंट ऑफ ए वेक्टर क्या है? -1। कोएफिशिएंट ऑफ बी वेक्टर क्या है? λ+1। और कोएफिशिएंट ऑफ सी वेक्टर क्या है? माइनस लैम्डा। ठीक है। तो अब मैं आपको काम की बात बताता हूं। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो दुनिया में भगवान ने 3 स्केलर्स ऐसे बनाए होंगे। If 3 points A vector, B vector and C vector, 3 points with position vectors as A vector, B vector and C vectors are collinear, then कोई ना कोई 3 स्केलर भगवान ने इस तरह से बनाए होंगे सच दैट x टाइम्स A वेक्टर प्लस स्केलर नंबर 2 टाइम्स B वेक्टर प्लस स्केलर नंबर 3 टाइम्स C वेक्टर हमेशा 0 आए। यही बात मैं इंग्लिश में लिखवाऊंगा। ठीक है। भगवान ने 3 स्केलर जरूर ऐसे बनाए होंगे सच दैट x टाइम्स या स्केलर नंबर 1 टाइम्स वेक्टर 1, स्केलर नंबर 2 टाइम्स वेक्टर 2, स्केलर नंबर 3 टाइम्स वेक्टर 3 must be 0, and at the same time the sum of those scalars will also be 0। इन तीनों स्केलर्स का भी सम 0 होगा। तो ये जो तीनों स्केलर है ना, एक्स वाई और जेड, सॉरी यहाँ जेड आएगा। ठीक है। ये तीनों स्केलर भगवान ने इस तरह से बनाए हैं कि इन तीनों का आपस में सम भी 0 हो और इन तीनों का ए बी के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन भी 0 है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो हुआ। खैर मैं आपको लीनियर कॉम्बिनेशन बोल के डराना नहीं चाह रहा हूँ। ये सिंपली क्या हुआ, स्केलर नंबर 1 टाइम्स वेक्टर ए, स्केलर नंबर 2 टाइम्स वेक्टर बी, स्केलर नंबर 3 दैट इज जेड टाइम्स वेक्टर सी, ये वाला सम 0 आ जा रहा है ना। अच्छा 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 अच्छा। तो इसको अपन इंग्लिश में पहले लिखते हैं, फिर मैं आपको इसका एक्चुअली प्रूफ ही बता रहा था। तो लिखिए 3 पॉइंट्स या पॉइंट्स ए बी एंड सी with position vectors with position vectors a vector, b vector and c vectors are collinear if I double if and only if wala if there exist scalars x y z such that x times vector a plus y times vector b प्लस z टाइम्स वेक्टर c ये 0 आ जाए एंड उन स्केलर्स का भी सम 0 आ जाए। ठीक है। अच्छा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो भगवान ने 3 स्केलर उनके लिए ऐसे बना रखे हैं। 3 कोलिनियर पॉइंट के लिए भगवान ने 3 स्केलर बना रखे हैं सच दैट स्केलर नंबर 1 इंटू .1, स्केलर नंबर 2 इंटू .2, स्केलर नंबर 3 इंटू .3, .3 मतलब पोजिशन वेक्टर्स, ये 0 आ जाए एंड द सम ऑफ दोज स्केलर्स इज ऑल्सो 0। ठीक है। तो वो तीनों स्केलर्स का सम भी 0 आ जाए और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन ए बी के साथ भी 0 आ जाए। ठीक है। तो इसका प्रूफ जो है वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो जो मैं आपको नीचे बता रहा था, हम बहुत क्लोज है प्रूफ के। इसका प्रूफ क्या होता है? इसका प्रूफ हो जाएगा ये, देखो अब स्केलर नंबर 1 यहाँ पे, अब दोनों वेक्टर्स पैरेलल थे तो एक को मैंने लैम्डा टाइम्स दूसरा लिखा। फिर जब मैंने सबको रीअरेंज करा तो मेरे को क्या पता चला कि
ये रहा x, यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, -1। ये रहा y, यहाँ पे y का काम कौन कर रहा है, λ+1। और ये रहा z, तो यहाँ पे z का काम कौन कर रहा है, -λ। और x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर प्लस z टाइम्स c वेक्टर जो है वो 0 आ जाए। यही होना चाहिए। आ रहा है ना, बिल्कुल देखो, सम स्केलर टाइम्स a प्लस सम स्केलर टाइम्स b और सम स्केलर टाइम्स c 0 आ जाए। और आप चेक कर लो, x प्लस वाई प्लस जेड चेक कर लो, वो भी 0 आएगा। करो, पहला वाला स्केलर क्या है, -1। दूसरा वाला स्केलर क्या है, λ+1। तीसरा वाला स्केलर क्या है, -λ। ठीक है, तो ये -λ और +λ 0, और ये -1 और +1 0, ये आ गया 0। x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड कि भगवान ने 3 तो कांस्टेंट बनाई ही है स्केलर एक्स वाई जेड, ताकि एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी 0 आ जाए और एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी 0 आ जाए। रिपीट, 3 पॉइंट या 3 स्केलर भगवान ने इस तरह से बना रखे हैं ताकि एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी वेक्टर जो है वो 0 आ जाए और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू भी 0 आ जाए। ठीक है, इसको कहते हैं अपन थ्योरम ऑफ कोलिनियरिटी। ठीक है, इसके आगे मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अब क्या है ना कि कचरा हो जाएगा ज़्यादा पढ़ाएंगे तो कल अपन काफ़ी बड़ा टॉपिक जो है वो आज ही खत्म कर चुके हैं। सो दिस इज थ्योरम इन 2D। कल हम पढ़ेंगे थ्योरम इन स्पेस। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एंड ऑफ द चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, हाँ ऑफ कोर्स अपने को कुछ 1-2 टॉपिक्स और पढ़ने हैं, लेकिन वो फिर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आ जाते हैं, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ज़रूर वो चीज़। ठीक है, तो आज अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं अपना लेक्चर। मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कम बच्चे हैं आज, सबका स्कूल में प्रैक्टिकल चल रहा है। मैं एक्सटेंड करूँगा लेकिन उस दिन करूँगा जिस दिन सब लोग रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो अपन ने पढ़ लिया। अब सवाल पैदा होता है कि वेक्टर का प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने काफ़ी थियरी पढ़ ली है 5 लेक्चर्स की। पुराने टॉपिक्स हम लोगों ने मॉड्यूल वॉड्यूल सब कर लिया है। वी हैव स्टडीड थेरी, सारी थेरी जो अपन ने पढ़ी है सारी इजी है, बहुत इजी थेरी। ठीक है, प्रैक्टिस कहाँ से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मॉड्यूल अगर आपके पास है तो आई विल गिव यू होमवर्क फ्रॉम मॉड्यूल। बट आज एक काम करो आप, आपका मैंने क्विज रखा है इंटीग्रेशन का, जो रिकॉर्डिंग देख रहा है बाय चांस क्विज के पहले देख रहा है, तो इंटीग्रेशन का क्विज है आपका। 15 क्वेश्चंस होंगे उसमें। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस, कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिक होंगे। वो क्विज आपको देना है। फिर परसों, परसों नहीं सॉरी, कल आपका फिर से क्विज होगा 15 क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन में। कल आपका फिर से क्विज होगा। ठीक है, 15 क्वेश्चंस का। तो आज भी दे दो और कल भी दे दो। आज वाले क्विज में आपको हो सकता है थोड़ा सा हड़बड़ाहट होगी, है ना, पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी, तो बी रेडी टू सफ़र। आप अगर रेडी हो सफ़र करने के लिए तो पैनिक नहीं होगा आपको। ठीक है ना। और इजी क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें ज़्यादा समय ना दे, जल्दी जल्दी करें। टफ क्वेश्चंस जो है उनमें समय देना पड़ता है, लेकिन अगर बहुत ही टफ है तो छोड़ने में कोई संकोच ना करें। चलिए, तो आज क्विज दो आप। आपका होमवर्क जो है वेक्टर का वो मैं आपको ग्रुप पे डालता हूँ, मॉड्यूल मेरे पास अभी है नहीं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन, थैंक यू।